हाँ जी भाई, क्लास 11th वालों, इसी का इंतजार था ना। जनरल के वन शॉट का इंतजार था ना। तो जनरल का वन शॉट आ गया है। ये चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम्स में कम से कम 12 नंबर की वेटेज रखता है, कम से कम। डायरेक्टली 12 बोल रहा हूं, इनडायरेक्टली तो पता ही नहीं, पूरा का पूरा पेपर यहीं से है। क्योंकि बिना रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, बिना जनरल के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, पूरी अकाउंटेंसी में नहीं कर सकते हो। तो दिस इज गोइंग टू चेंज योर रिजल्ट। ये एक चैप्टर, ये एक वन शॉट लेक्चर आपकी पूरी की पूरी जर्नी को बदल के रख देने वाला है। एक बार पढ़ना, पूरा अच्छे से समझना, जिस तरीके से मैं सिखाने वाला हूं उसी तरीके से समझना, ठीक है। तो शुरू करते हैं जनरल एंट्री। लेकिन शुरू करने से पहले जल्दी से जाओ कमेंट सेक्शन में लिखो अपना डे, अपना नाम, एंड आई विल कंप्लीट दिस लेक्चर। ये मैसेज, जो मैसेज आपको याद करवाता है कि आपको एक ही गो में पूरा चैप्टर करना है, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है जी। तो शुरू करें जल्दी से जनरल एंट्री का द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन शॉट मैराथन। होता क्या है, जनरल एक बुक होती है जहां पर तुम सबसे पहले सारी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे काम करने होते हैं। रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये सब कुछ करना होता है। तो सबसे पहला काम क्या है, रिकॉर्ड करना। किसको? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को। तो जनरल क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यहाँ पर ट्रांजेक्शन ओरिजिनल एंट्री उसकी यहाँ पे पास होती है। ओरिजिनल मतलब पहली एंट्री उसकी यहाँ पर पास होती है। इन विच ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ अ बिजनेस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड, जहां पर सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इन सिस्टमैटिक एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज रिकॉर्ड करना। ईच ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड यूजिंग द डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम बोले तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के अकॉर्डिंग हम सब कुछ करते हैं। यहाँ पर मींस दैट एवरी ट्रांजेक्शन का डेबिट और एक क्रेडिट एस्पेक्ट होता है ना। ये होती है हमारी जनरल। बात करते हैं जनरल जो हमारी है वो दिखती कैसी है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो जनरल बेसिकली एक किताब है, उसके अंदर हर पेज पे ये फॉर्मेट देखने को मिलता है, ठीक है। तो जनरल क्या होती है, एक बुक होती है पूरी, उसके हर पेज पे ऐसा फॉर्मेट देखने को मिलता है जहां पर आप रिकॉर्ड करते हो ट्रांजेक्शंस को। तो ये इसका फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आता है आपके पास डेट का कॉलम, फिर आता है आपके पास पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर आता है आपके पास लेजर फोलियो का कॉलम, फिर डेबिट का और फिर क्रेडिट का। डेबिट और क्रेडिट में तो आप अमाउंट लिखते हो कि कितने अमाउंट से डेबिट, कितने अमाउंट से क्रेडिट। लेजर फोलियो का मतलब होता है ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन लेजर के किस पेज नंबर पे जाएगी, लेजर के पेज नंबर पे जाएगी, ठीक है। ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन लेजर के किस पेज नंबर पे जा रही है, तो वो लेजर फोलियो। पर्टिकुलर से आप ट्रांजैक्शन लिखते हो, किस तरीके से ट्रांजैक्शन लिखी जाती है आपको अंदाजा होगा। मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं कि जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बेसिकली यहां पर आप लिखते हो जो भी डेबिट करना है वो, यहां पर आप लिखते हो जो भी आपको क्रेडिट करना है। एक चीज का ध्यान रखना कि ये गैप होना जरूरी है। ये गैप जो मैंने बनाया ये जरूरी है। ये डिफरेंट, ये इसके एज इट इज नीचे मत लिख देना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट यहीं से टू बैंक लिख देते हैं, जो कि गलत है। इस तरीके से ही लिखना है। डेबिट का अमाउंट आपने यहां लिखना है, क्रेडिट का अमाउंट आपको यहां लिखना है। यहां पर क्या लिखना है, यहां पर हम लिखते हैं बेटा जी नरेशन। यहां पर हम क्या लिखते हैं, नरेशन। नरेशन बोले तो कि कोई आम इंसान अगर यहाँ पर देखने आई, समझने आई कि किस चीज की एंट्री पास की गई है, तो वो समझ सके आराम से नरेशन को पढ़ के, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं डेट, क्या तारीख है। तो इस तरीके से फॉर्मेट दिखता है मेरे पास पूरी जनरल का। अब जल्दी से शुरू करते हैं काम की बातें। काम की बात करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं हम रूल्स क्या क्या अप्लाई करते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में हमने पढ़े थे दो तरीकों से रूल, एक तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन। लेकिन जनरल एंट्रीज पास करने के लिए दोनों आने जरूरी नहीं है, कोई एक अच्छे से आता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा आना चाहिए, मैंने आपको बार बार रिकमेंड करा है कि मॉडर्न अप्रोच याद रखो। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से याद रखते हैं हम अभी भी। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से मेरे पास खाते कितने तरीकों के हैं बेटा, जल्दी बता दो। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से खाते कितने तरीकों के हैं सर? 5 तरीकों के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो एसेट होता है, एक होता है लायबिलिटी, एक होता है कैपिटल, एक होता है एक्सपेंस या लॉस, और एक होता है रिवेन्यू। है कि नहीं? ये 5 तरीकों के ही होते हैं। इनका क्या करना होता है सर? आपको जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन होगी आपको पहचानना उसके अंदर से कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है।
हो सकता है दोनों एसेट्स इन्वॉल्व हो, या एक लाइबिलिटी एक एसेट इन्वॉल्व हो, या एक कैपिटल एक लाइबिलिटी इन्वॉल्व हो, कोई भी दो चीजें इन्वॉल्व हो वो पहचानोगे, फिर रूल्स लगाओगे। रूल्स क्या होते हैं सर? एसेट और एक्सपेंस या लॉस ये दोनों सेम बिहेव करते हैं, ये दोनों सेम बिहेव करते हैं। बढ़ने पे डेबिट, कम होने पे क्रेडिट। फिर से एसेट और एक्सपेंस सेम बिहेव करते हैं, बढ़ने पे डेबिट और कम होने पे क्रेडिट। बाकी तीन कौन बचे? लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू गेन, ये तीनों सेम बिहेव करते हैं। उल्टा बिहेव करेंगे, बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट। क्या बोला मैंने? इनका नाम क्या होता है? एलसीआर। क्या नाम होता है? एलसीआर। एल बोले लायबिलिटी, सी बोले कैपिटल, आर बोले रेवेन्यू। तो एलसीआर कैसे बिहेव करता है? बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट। सॉर्टेड है कहानी, सॉर्टेड है कहानी। जल्दी से टेक अ स्क्रीनशॉट, इसको तो लिख के अपने सामने स्टडी टेबल के सामने चिपका के रख लो, अपनी स्टडी टेबल के बिल्कुल सामने चिपका के रख लो। ये हमेशा आपको इनको देखते चले जाना है, ठीक है? एसेट या एक्सपेंस बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट। एलसीआर लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। सॉर्टेड है कहानी, जल्दी बताओ। चलो जी, चलो जी, अब शुरू करते हैं हमारी जनरल एंट्रीज। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कैपिटल से रिलेटेड एंट्रीज, परचेज, सेल्स से रिलेटेड एंट्रीज। जितनी भी एंट्रीज आएंगे सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि इसके अंदर सारी जनरल एंट्रीज कवर हो जाएंगी। अगर तुमने ये एंट्रीज कर ली तो तुम्हारी सारी की सारी एंट्रीज कवर हो जाएंगी। तो बहुत ध्यान से हर एंट्री को समझते रहना। टॉपिक वाइज एंट्रीज आएंगी, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कैपिटल, परचेज, सेल्स, फिर आएगी परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, फिर एक्सपेंस, फिर रेवेन्यू, फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, फिर लॉस ऑफ गुड्स, फिर इंश्योरेंस वाली। तो बेसिकली लाइन वाइज एंट्रीज आएंगी, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा और आपको एक एक टॉपिक क्लियर करते चले जाना है, ठीक है? किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो उसको दोबारा सुनो, फिर भी डाउट हो तो फिर जनरल की प्लेलिस्ट में से उस टॉपिक को ढूंढना, वो पूरा पूरा टॉपिक और ज्यादा एंट्रीज के साथ मिल जाएगा, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। पहला, राघव स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 50,000 इन कैश। कैश लाया 50,000, एसेट लाया 30,000 और चेक से डाले उसने 2 लाख। जो बिजनेस के अंदर कैपिटल डालनी होती है वो आप कैश में डाल सकते हो, एसेट्स में डाल सकते हो, या आप बैंक से चेक भी ला सकते हो। 3 चीजें कर सकते हो, तीनों कर दी भाई साहब ने। तो यहाँ पर इफेक्ट क्या होगा? आपको हर ट्रांजेक्शन में यही देखना है कि उसका इंपैक्ट क्या क्या हो रहा है। पहली ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट क्या है बेटा? देखो, कैश बढ़ रहा है, बैंक बढ़ रहा है और एसेट बढ़ रही है। किसके पास? बिजनेस पे क्या इंपैक्ट है? हर ट्रांजेक्शन का क्या देखोगे कि बिजनेस के साथ क्या हो रहा है। बिजनेस के पास कैश आ रहा है, बिजनेस के पास बैंक आ रहा है, बिजनेस के पास एसेट आ रही है। तीनों चीजें बढ़ रही हैं, तीनों एसेट है, कैश भी एसेट, बैंक भी एसेट, एसेट भी एसेट। एसेट बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट। एज सिंपल एज दैट। दूसरी चीज क्या है? मालिक ने पैसा लगाया तो मालिक की कैपिटल बढ़ रही है बिजनेस में। कैपिटल बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट। वेरी सिंपल। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। बैंक बढ़ रहा तो बैंक अकाउंट डेबिट। एसेट बढ़ रही तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्योंकि कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। ये जो मैं तीर लगा रहा हूं, ये तीर नहीं है, ये नरेशन का स्पेस है। कितना बड़ा? कितना बड़ा सर? कितना बड़ा? 50,000, 30,000, 2 लाख। 50,000, 30,000, 2 लाख। 50,000, 30,000, 2 लाख। कितना आया? 2,80,000। आई बात समझ? पहली ट्रांजैक्शन समझ आई? जैसे जो एसेट्स आई बढ़ी तो डेबिट करा और कैपिटल बढ़ी तो क्रेडिट करा। चलो अब जल्दी से दूसरी ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। अब अपने को कह रहे हैं कि परचेज गुड्स ऑफ 15,000। जब भी गुड्स खरीदने की बात आती है तो आपको ध्यान क्या रखना है? या खरीदने की या बेचने की, दोनों में। अगर कुछ नहीं बोला तो कैश, अगर बोल दिया, सिर्फ नाम दे रखा हो सामने वाले का, जैसे कि अगली एंट्री यहाँ पर कहते हैं परचेज गुड्स ऑफ 15,000 फ्रॉम राघव, तो इसका मतलब उधार की ट्रांजैक्शन है। सिर्फ नाम हो तो, कुछ ना हो तो कैश की ट्रांजैक्शन है, कैश में खरीदे। नाम हो, सिर्फ नाम हो तो ये उधार की ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। अगर चेक लिखा जाए तो मतलब आपने बैंक से खरीदे, वो कोई बड़ी बात नहीं, आपने चेक देकर खरीदे। सिमिलरली हम सेल्स में बात करेंगे, पहले इनकी एंट्रीज करते हैं। कहते हैं परचेज गुड्स ऑफ 15,000, कुछ नहीं कह रखा तो इसका मतलब आपने कैश में खरीदे। गुड्स के खरीदने को बोलते क्या हो? परचेजेस बोलते हो। गुड्स के खरीदने को स्टॉक अकाउंट डेबिट नहीं करते हैं, ठीक है? स्टॉक अकाउंट डेबिट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि गुड्स खरीदना एक खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, और उस एक्सपेंस का नाम होता है परचेजेस।
तो परचेजेस नाम का एक्सपेंस बढ़ जाता है, परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा और कैश कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगी, इसीलिए क्रेडिट होगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री क्या होगी मेरे पास, परचेजेस, खर्चा बढ़ रहा तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है बेटा, कितना है 15,000। आई बात समझ कि हमने क्या करा, खर्चा बढ़ा दिया और कैश कम कर दिया। अगले में हमने बोला सिर्फ नाम दे रखा है 15,000 फ्रॉम राघव, तो हम मान के चलेंगे क्या है मेरी उधार की ट्रांजेक्शन है। क्या मान के चलेंगे, क्या है मेरी उधार की ट्रांजेक्शन है। अगर उधार की ट्रांजेक्शन है तो क्या होगा, उधार की ट्रांजेक्शन है तो देखो क्या होगा, खाता इन्वॉल्व देखो क्या होगा, गुड्स तो खरीदे, खर्चा तो है, चाहे पे नहीं करा वो अलग बात है, तो परचेजेस तो बढ़ेंगे, डेबिट होगा ही होगा। दूसरी चीज, कैश कम नहीं होगा, उसकी जगह राघव नाम से तुम्हारी एक लाइबिलिटी बनेगी, क्योंकि तुम अगर किसी से उधार पे सामान खरीद रहे हो तो कल को तुम उसको पैसा दोगे ना। तो दूसरी चीज क्या होगी, राघव नाम से एक लाइबिलिटी बन जाएगी। लाइबिलिटी क्या होगी, ये तुम्हारा क्रेडिटर होगा, तो बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राघव। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राघव 15,000। आई बात समझ, जल्दी बताओ, आई बात समझ। तो ऊपर क्या था, परचेजेस टू कैश, कुछ ना बोला हो तो नाम बोल दिया हो तो परचेजेस टू सामने वाले बंदे का नाम आ जाएगा। अगला कहते हैं कि परचेज गुड्स ऑफ 15,000 अगेंस्ट चेक। आपने क्या करी, गुड्स खरीदे अगेंस्ट चेक। अगेंस्ट चेक का मतलब है आपने पेमेंट कैसे करी, बैंक खाते से पेमेंट करी। तो कैश को रिड्यूस करने की जगह बैंक को रिड्यूस करोगे। बैंक की नेचर भी एसेट ही होती है, कम होने पे क्रेडिट ही होगा। तो चौथी एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बेटा, अब कंफ्यूज तो नहीं होगे, समझ आ जाएगा ना कि क्या चल रहा है। ठीक है, सेल्स देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। सेल्स में कहते हैं सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000। कुछ नहीं कह रखा, इसका मतलब कैश में सामान बेचा। तो इससे इंपैक्ट क्या होगा सर, एक इंपैक्ट तो होगा यहाँ पर सेल्स पे। सेल्स मेरा होता है रिवेन्यू, बढ़ता है तो क्रेडिट, और दूसरा होगा कैश होता है मेरी एसेट, बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी मेरे पास कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आई बात समझ, एंट्री क्या बनेगी, कैश आया डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स क्या मेरा रिवेन्यू है, टू सेल्स अकाउंट। अगला देखो जल्दी से, सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000 टू राघव। तुमने राघव को 15,000 के गुड्स बेचे, ना बताया कैश ना बताया क्रेडिट, सिर्फ नाम दिया हुआ है। अगर नाम दिया हो तो क्या है बेटा, क्रेडिट सेल्स। क्या है ये, क्रेडिट सेल्स। अब समझ रहे हो ना, ये क्या है, क्रेडिट सेल्स। अगर ये क्रेडिट सेल्स है तो खाता इन्वॉल्व कौन कौन सा है सर, एक तो सेल्स का है, सेल्स बढ़ रही है तो क्रेडिट होंगी ही होंगी। दूसरा कैश तो नहीं बढ़ रहा क्योंकि कैश तो आया ही नहीं, लेकिन राघव से कल को पैसे लोगे तो राघव क्या बना तुम्हारा, डेटर बना। डेटर बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। एंट्री क्या होगी, राघव डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, क्लियर है। अगला है सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000 अगेंस्ट चेक, तो इसका मतलब तुम्हारा बैंक बढ़ जाएगा, एंट्री कर दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। परचेजेस डन, सेल्स डन, कैपिटल इंट्रोडक्शन डन। आ जाओ आगे। अब कहते हैं परचेज एंड सेल्स रिटर्न। जब तुमने गुड्स खरीदे तो उसको क्या बोला, परचेजेस क्या होते हैं, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। जब वापस करोगे तो क्या होना चाहिए, कोई चीज खरीदी तो डेबिट, बेची तो उल्टा पक्का क्रेडिट ही होगा। तो परचेज रिटर्न क्या होगा, पक्का क्रेडिट ही होगा। परचेज रिटर्न पक्का पक्का क्रेडिट ही होगा। इसी तरीके से सेल्स बढ़ती है तो क्या होता है बेटा, क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न पक्का क्या होगा, डेबिट होगा। परचेज रिटर्न पक्का क्रेडिट होगा, सेल्स रिटर्न पक्का डेबिट होगा। चलो आओ इंट्रीज पढ़ते हैं, चलो आओ देखो। पहले में कहता है गुड्स ऑफ 5,000 रिटर्न टू सारा। टू का मतलब क्या है, रिटर्न टू का मतलब क्या है, तुम खुद रिटर्न कर रहे हो सामने वाले बंदे को।
इट मींस दिस इज परचेज रिटर्न। तुम कौन हो? तुम बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब वो परचेजेस रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे खाता इन्वॉल्व कौन कौन सा है? एक तो परचेज रिटर्न का और एक सारा का। जिसको कर रहे हो फिर उसको कहोगे ना कि यार अब मैं तेरे को कम पैसे दूंगा। मान लो मैंने सारा से 15,000 का सामान खरीदा, 5,000 का सामान वापस कर दिया, तो मैं सारा को बोलूंगा ना कि मैं 5,000 कम दूंगा आपको। तो मैं क्या करूंगा? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या है? परचेजेस का अपोजिट। परचेजेस का अपोजिट, तो ये बढ़ने पर क्या होगा? क्रेडिट होगा। बढ़ने पर क्या होगा? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि परचेजेस एक्सपेंस बढ़ता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। परचेज रिटर्न का मतलब एक्सपेंस कम हो गया तो क्या होगा? क्रेडिट। सारा कौन है? सारा से तुमने उधार पे सामान खरीदा था, तो सारा कौन थी? सप्लायर थी, क्रेडिटर थी। अब तुम उसको रिड्यूस कर दोगे, कोई कहोगे मैं तुम्हें कम पैसे दूंगा, तो सारा को, क्रेडिटर को तुमने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। क्रेडिटर कौन होता है? लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो क्या होता है? डेबिट होता है। नहीं है समझ? क्या? जल्दी बताओ। जब तुमने सारा से सामान खरीदा था तो एंट्री क्या करी थी? जल्दी बताओ। परचेजेस टू सारा, हाँ के ना? अब उल्टी हो जानी चाहिए एंट्री, सारा डेबिट टू परचेज रिटर्न, यही बनी सारा डेबिट टू परचेज रिटर्न, यही बनी सारा। मैंने लॉजिक समझा दिया तुम्हें। डेबिट टू परचेज रिटर्न कितना? 5,000। 5,000 सिंपल है कहानी, जल्दी बताओ। अगला देखो, सारा रिटर्न गुड्स ऑफ 50,000। ऑफ का मतलब क्या है? रिटर्न गुड्स। सारा ने रिटर्न करे, सारा रिटर्न्ड, तो इसका मतलब ये क्या है? सेल्स रिटर्न। सामने वाले बंदे ने मुझे रिटर्न करे हैं, मैं बिजनेस हूं, मुझे कोई रिटर्न करके जा रहा है गुड्स, तो वो मेरा कस्टमर होगा, तो मतलब ये सेल्स रिटर्न है। ये क्या है? सेल्स रिटर्न है। ये क्या है? सेल्स रिटर्न है। तो ये है भैया मेरी सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न के लिए क्या होगा? जब मैंने सारा को गुड्स सेल करे होंगे तो एंट्री क्या की होगी? जब मैंने सारा को गुड्स सेल करे होंगे तो एंट्री की होगी सारा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाँ के ना? रिटर्न के टाइम एंट्री उल्टी हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सारा। लॉजिक समझे? सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा राजा? डेबिट होगा। सर सारा को जब गुड्स बेचे थे तो वो आपकी डेटर बन गई थी, एसेट बन गई थी, लेकिन वापस करके चली गई तो मेरा डेटर रिड्यूस हो गया। सारा रिड्यूस हुई। सारा कौन रिड्यूस हुई? डेटर रिड्यूस हुआ। डेटर रिड्यूस होता है तो क्या होता है? एसेट रिड्यूस। एसेट रिड्यूस तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। एसेट रिड्यूस तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। जनरल एंट्री क्या बनेगी? जनरल एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सारा। कितना अमाउंट आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा। कितना अमाउंट आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? जल्दी से परचेज रिटर्न हो जाएगा, सेल्स रिटर्न हो जाएगा। चलो फिर इसी खुशी में आगे चलते हैं डेटर्स और क्रेडिटर्स पे, कि डेटर्स से पेमेंट लेते कैसे हो, क्रेडिटर्स को पेमेंट देते कैसे हो। डेटर्स कौन होते हैं? जिनको तुमने उधार पे सामान बेचा था, अब उनसे पेमेंट रिसीव कैसे करोगे। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको उधार पे सामान जिससे तुमने खरीदा था, अब उनको पेमेंट कैसे करोगे। ठीक है, पहले देखते हैं डेटर्स को। रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम महक ऑन अकाउंट। रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम महक ऑन अकाउंट। जब भी इस तरीके से लिखा जाए ऑन अकाउंट, तो ऑन अकाउंट का मतलब होता है आपने उतने पैसे ही लिए। ठीक है, आपने महक से 5,000 लिए। खाता इन्वॉल्व कौन कौन सा होगा? एक तो होगा आपका कैश, है ना? कैश इंक्रीज हो रहा है। कैश कौन होता है? तुम्हारी एसेट होता है। एसेट बढ़ती है तो बेटा क्या होता है? डेबिट होता है ना? बिल्कुल, आपको हर चीज में देखना है कि कौन कौन सा खाता इन्वॉल्व है, क्या क्या रूल लग रहा है। दूसरी चीज होगी महक। अब महक को सोचो, कौन है महक? महक से 5,000 आ गए तो महक से जितने पैसे लेने थे 5,000 कम लेने होंगे, तो महक रिड्यूस हो गई। लेकिन महक थी कौन? अगर तुम महक से पैसे ले रहे हो तो इसका मतलब उससे तुमने पैसे लेने थे कभी, तो इसका मतलब वो तुम्हारी डेटर थी। तो महक कौन रिड्यूस हुई? डेटर रिड्यूस हुई। सर डेटर क्या होता है? डेटर एसेट होता है। एसेट रिड्यूस होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू महक। ठीक है, कितना आएगा? 5,000। 5,000। क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? अगला देखो, रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम महक, डेटर ऑफ ₹6,000 ऑन अकाउंट। अगर इस तरीके से लिखा जाए, फिर भी मैंने आपको बोला जब भी ऑन अकाउंट हो, ऑन अकाउंट का मतलब होता है कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हो सामने वाले को। तो मतलब 6,000 लेने थे, 5,000 दे दिए, 1,000 कल को ले लोगे। इसका मतलब भी सिमिलरली यही होगा कि क्या कैश बढ़ गया, कितने से? 5,000 से। एसेट होती है इसीलिए डेबिट। दूसरी चीज महक। महक कौन है तुम्हारी? कम हो गई। कौन थी तुम्हारी? डेटर थी। डेटर कम हुआ तो क्रेडिट।
एंट्री क्या होगी, एज इट इज एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू महक 5000 और 5000, कोई फर्क नहीं। ये मत सोचना कि सर 6000 की जगह 5000 मिल गए, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा ही नहीं, क्वेश्चन में तो बोला ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब होता है उसका खाता चल रहा था, 6000 का पड़ा था, उसने 5000 दे दिए, बात ही खत्म। अगला देखो, रिसीव्ड ₹5000 फ्रॉम महक डेटर ऑफ 6000 इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट, अब कुछ नया आया, अब कुछ नया आया। ऑन अकाउंट लिखा है तो मतलब 5000 ही आए, फुल सेटलमेंट का मतलब आए 5000 ही, लेकिन अब फुल सेटलमेंट हो गया मतलब खाता क्लोज हो गया, मतलब 6000 की जगह 5000 आए। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ कि 6000 लेने थे लेकिन 5000 में खाता सेटल हो गया। तो खाता इन्वॉल्व देखो कौन कौन सा होगा। एक तो कैश अकाउंट बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, 5000 ही बढ़ेगा, क्योंकि दिए तो उसने 5000 ही है। और महक रिड्यूस होगी, महक रिड्यूस होगी, कितने से होगी, 6000 से होगी, क्योंकि अब खाता क्लोज कर रहे हैं तो 6 के 6000 उससे राइट ऑफ करने, आपको 6 के 6000 खत्म करने पड़ेंगे। कैश को बढ़ाओगे तो एसेट बढ़ेगी, डेबिट, महक डेटर कम होगी तो क्रेडिट होगा 6000 से, डेबिट हुआ 5 से, क्रेडिट हुआ 6 से, तो सही बात ही नहीं हुई सर, क्योंकि टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट के बराबर होना जरूरी है, कि टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट के बराबर होना जरूरी है। तो टोटल डेबिट कितना है 5000, टोटल क्रेडिट कितना है 6000, तो 1000 रुपए क्या है और डेबिट होना चाहिए, 1000 रुपए और डेबिट होना चाहिए। क्या होगा 1000 रुपए का डेबिट, तुम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो। डिस्काउंट अलाउ क्या होता है बेटा, एक्सपेंस होता है। बिजनेस के लिए किसी को भी डिस्काउंट अलाउ करना क्या होता है, एक खर्चा होता है। तो एंट्री क्या बनी, एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट 5000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1000, टू महक 6000। क्लियर है, जल्दी बताओ क्या हुआ, महक रिड्यूस होगी 6000 से और 1000 रुपए का क्या जाएगा, डिस्काउंट अलाउड। अब इन तीनों केस को साथ में रख के, तीनों केस को साथ में रख के एक बार ध्यान से देख लो, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है, फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। रिवीजन हो जाएगी, अभी अभी रिवीजन हो जाएगी जब मैं क्रेडिटर से केसेस करवाऊंगा। सबसे पहला, पेड ₹5000 टू सोहन ऑन अकाउंट, तुमने 5000 दिए सोहन को, कैश रिड्यूस होगा 5000 से, कैश एसेट है, एसेट कम होती है तो क्रेडिट होता है। सोहन को दिए तो सोहन भी कम होगा, सोहन लेकिन कौन है बेटा, अगर तुमने सोहन को पैसे दिए हैं तो मतलब तुमने उसको पैसे देने थे, किसको देने होते हैं पैसे, क्रेडिटर को देने होते हैं। इसका मतलब सोहन कौन है, मेरा क्रेडिटर है। क्रेडिटर कौन होता है, लायबिलिटी, लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो क्या होता है, डेबिट, लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो क्या होता है, डेबिट। वही 5 रूल याद रखने हैं, है ना। तो एंट्री क्या बनी, एंट्री क्या बनी, सोहन डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। बताओ क्लियर है कहानी, जल्दी बताओ। ठीक है, पेड ₹5000 टू सोहन क्रेडिटर ऑफ 20000 ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब जानते हो तुमने कि 5000 ही दिए, डिट्टो सेम कॉपी पेस्ट एंट्री, सोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका मतलब थे कि 20000 उसको देने थे, मैंने 5000 दे दिए, 15000 बाद में कभी दे दूंगा, अभी 15000 उसका खाता रहता है। अगला देखो, पेड ₹5000 टू सोहन क्रेडिटर ऑफ 20000 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि 20000 की जगह दिए कितने, 5000 ही दिए, 20000 की जगह दिए कितने, 5000 ही दिए। तो भैया कैश कितना कम हुआ, 5000। सर सोहन कितने से कम हुआ, 20000 से। 15000 कहां जाए, सोहन कम हुआ तो लाइबिलिटी कम हुई तो मतलब डेबिट होगा, कैश कम हुआ, एसेट कम हुई मतलब क्रेडिट होगा। 15000 कहां जाएंगे, 20000 का डेबिट, 5 का क्रेडिट, तो 15 का क्रेडिट और बनता है, 15000 का क्रेडिट और बनता है। वो क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड। वो क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि अभी डिस्काउंट तुम्हें मिला है। डिस्काउंट रिसीव्ड को रिवेन्यू गेन में हम लेते हैं। तो क्या होगा, रिवेन्यू गेन जब भी बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। बनी क्या एंट्री, बनी क्या एंट्री, जल्दी बोलो, बन गई क्या, बन गई क्या, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सोहन डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सोहन डेबिट, सोहन कितने से डेबिट होगा, 20000 से, कैश 5000 वो 15000, सोहन कितने से डेबिट होगा, 20000 से, कैश 5000, डिस्काउंट रिसीव्ड 15000। बोलो जी क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ, हुआ रिवाइज के नहीं,
हुआ रिवाइज? ऑन अकाउंट का क्या मतलब है, फुल सेटलमेंट का क्या मतलब है, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। अब बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट का। ठीक है, इनके इनके केसेस को आराम से समझना। पहले आपको हल्का हल्का समझा देता हूं। ट्रेड डिस्काउंट को नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, इसको आप बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते हो। ठीक है, इसको आप रिकॉर्ड करते हो, इसको रिकॉर्ड करते हो। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब टाइमली पेमेंट हो रही हो, कि मतलब सामने वाला चाहे पेमेंट कर रहा हो तुम्हें, चाहे तुम सामने वाले को पेमेंट कर रहे हो। अगर सामने वाला तुम्हें कर रहा हो तो तुम डिस्काउंट अलाउ करोगे, तुम सामने वाले को कर रहे हो तो डिस्काउंट तुम उससे रिसीव करोगे। तो कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड कब किया जाता है? एट द टाइम ऑफ कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट। कब किया जाता है? एट द टाइम ऑफ कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट। ठीक है, जब तुम कैश रिसीव करो, जब कैश पे करो तभी होगा, क्योंकि भैया ये दिया रिकॉर्ड करा कब जाता है कि बना ही किस लिए है, ये डिस्काउंट बना ही इसलिए है कि कैश पे डिस्काउंट दे रहा हूं, कैश पेमेंट या कैश रिसिप्ट के समय जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो इस चीज का खास ध्यान रखना है। रिबेट कब होती है? रिबेट आफ्टर सेल्स। रिबेट प्रोवाइड की जाती है बेटा आफ्टर सेल्स, की सेल्स हो गई है, उसके बाद कुछ सामान खराब निकल गया, मैंने तुम्हें कुछ बेच दिया, तुम्हारा खराब निकल गया, फिर मैं तुम्हें कहता हूँ कि एक काम करो, 500 रुपए का कूपन पकड़ो और मेरी दुकान से कुछ भी आकर ले जाओ, तो दैट इज अ काइंड ऑफ रिबेट। तीनों का बेसिक मतलब क्लियर समझ आया। ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है सर? ये इसलिए जाता है ताकि ज्यादा लोग सामान खरीदे, बल्क सेल्स के लिए। ट्रांजेक्शन देखते हैं, आराम से समझ आएगी कहानी। पहली कहता है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने 1 लाख के गुड्स खरीदे 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे। मैंने आपको बोला ट्रेड डिस्काउंट को सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करते हो, और आप क्या करते हो, आप मान लेते हो कि परचेज वैल्यू या सेल्स वैल्यू ही कम की है। मतलब कि मैंने कहा कि परचेज गुड्स ऑफ 1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो इसका मतलब 1 लाख पे 10% डिस्काउंट लगाने के बाद कितना बचेगा? 90,000। तो मैं मान के चलूंगा मैंने 90,000 के गुड्स ही खरीदे। मैं मान के चलूंगा कि जो मेरे गुड्स हैं वो कितने के हैं बेटा? 90,000 के हैं। कुछ नहीं कह रखा कैश में खरीदा या उधार पे खरीदा, तुम क्या मान के चलोगे? कैश में खरीदा। तो एक तो परचेजेस खाता इन्वॉल्व होगा और एक कैश इन्वॉल्व होगा। कैश रिड्यूस हो रहा है तो क्रेडिट, परचेजेस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, परचेजेस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने से? 1 लाख से। सॉर्टेड है कहानी। सॉरी 1 लाख क्यों लिखा? 90,000, सॉरी 90,000 है ना परचेज वैल्यू पे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। क्लियर है? जल्दी बताओ, आगे देखो। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम मोहन। ऊपर और नीचे में फर्क क्या है? वहां पे कुछ नहीं बोला था, यहाँ पे नाम दे दिया, यहाँ पर नाम दे दिया मोहन का। तो एंट्री में क्या फर्क आएगा? सिर्फ यही फर्क आएगा कि ऊपर परचेजेस टू कैश था, तो यहाँ एंट्री क्या होगी बेटा? जल्दी बता दो। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, बताओ जल्दी बताओ, मोहन। सामने वाले का नाम आ जाएगा। कितना है? 90,000। सॉर्टेड है। आओ अगला देखें। पेड टू मोहन एंड अवेट कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। कहता है कि मोहन को तुमने पेमेंट कर दी और 10% का तुमने कैश डिस्काउंट अवेल करा। इसको रिकॉर्ड करोगे क्योंकि ये कैश पेमेंट के टाइम मिलने वाला डिस्काउंट है, दैट इज कैश डिस्काउंट। तुमने मोहन को पेमेंट करी और तुम्हें डिस्काउंट मिला 10% का। खाते इन्वॉल्व सोचो, मोहन को पेमेंट करी तो मोहन रिड्यूस होगा, कितने से होगा? 90,000 से। ठीक है, क्योंकि 90,000 देने से वो रिड्यूस हो जाएगा। कैश कितना कम हुआ? सर कैश कम होगा 10% डिस्काउंट। 90,000 का 10% डिस्काउंट मिला तो 9,000, मतलब 81,000 तुमने दिया होगा, 81,000 दिया होगा, और 9,000 क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है? क्रेडिट। कैश कम हो रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट। मोहन कम हो रहा है, मोहन कौन है? मोहन कौन है? क्रेडिटर है, तभी तो तुम उसको पे कर रहे हो। और क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी कम होती है तो क्या होता है? डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या बनी? मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। लॉजिक। मोहन को 90,000 दिए, मोहन को 90,000 दिए,
कैश कितना कम हुआ, 81,000 कम हुआ, और डिस्काउंट रिसीव्ड कितना कम हुआ, 9,000 कम हुआ। बोलो बोलो, समझ आया? जल्दी बोलो, समझ आया? अगला देखो, रिबेट ऑफ 3,000 रिसीव्ड फ्रॉम सोहन। सोहन से तुम्हें रिबेट रिसीव हुई। रिबेट रिसीव मतलब इनकम की बात लग रही है ना, रिसीव हुई इनकम है, रिबेट रिसीव इनकम है, मतलब कि खाता इन्वॉल्व हुआ एक तो रिबेट रिसीव का। और रिबेट जो रिसीव होते हैं ना, वो कैश में नहीं होती, ध्यान रखना। रिबेट रिसीव कैश में नहीं होती, बस सामने वाले बंदे का खाता बना लेते हो और आप उसके अंदर बैलेंस लिख देते हो उसका। जैसे मैंने सोहन है तो मैं सोहन का बैलेंस बनाता हूँ, सोहन। रिबेट रिसीव रिवेन्यू नेचर है तो मैं इसको क्रेडिट करूंगा, है ना। सोहन से रिसीव हुई है तो सोहन मेरे लिए क्या होगा, सोहन मेरे लिए क्या होगा कि सोहन से मैंने सामान खरीदा होगा तभी तो उसने मेरे को रिबेट दी। मैंने किसी से सामान खरीदा होगा तभी कुछ इफेक्टिव निकला होगा, तभी मुझे रिबेट मिल रही होगी। मैंने सोहन से सामान खरीदा होगा तो सोहन मेरा क्रेडिटर होगा। अब मुझे वो रिबेट दे रहा तो मैं कहूंगा तो मैं तेरे को कम पैसे वापस करूंगा। मान लो आपने उससे 15,000 का सामान खरीदा, कुछ सामान खराब निकल गया, उसने 3,000 का रिबेट अलाउ करा, तो आप उसको कितने पैसे दोगे, 12,000 दोगे, तो आप उसको 3,000 से रिड्यूस करोगे। क्रेडिटर को रिड्यूस कैसे करते हो, डेबिट करके। तो सोहन को रिड्यूस करोगे डेबिट करके। एंट्री क्या होगी, सोहन डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड। कितना है मेरी जान, 30,000। आया समझ? जल्दी बताओ, आया समझ? अगला देखो, सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1,00,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1,00,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान से सुनो, पहले परचेसेस पढ़ रहे थे, अब सेल्स है। सेल्स के अंदर भी ही करना है। ट्रेड डिस्काउंट है तो आपने सेल वैल्यू ही कम मान लेनी है। आपने मान लेना है कि हमने सेल्स ही कितने की करी है बेटा जी 90,000 की करी है। ठीक है, तो हमने क्या कुछ नहीं बोला तो कैश में करी होगी। एंट्री क्या होगी, कैश बढ़ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना आया, 90,000। क्लियर है? जल्दी बताओ। अगला कहते हैं सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1,00,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड अलाउड 5% कैश डिस्काउंट। आपने सामने वाले को गुड्स बेचे 1,00,000 वाले 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे, तो आप सेल वैल्यू क्या मानोगे, 90,000। फिर आपने 5% कैश डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब कि आपके पास कैश कितना आएगा, और डिस्काउंट अलाउड कितना होगा, क्योंकि बेटा तुम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंस होता है, डेबिट होगा। डिस्काउंट कितना अलाउ कर रहे हो, 5%, तो 5% 1,00,000 पे नहीं करोगे, 90,000 पे करोगे, क्योंकि जितना रिसीव करना था, क्योंकि सेल वैल्यू कितनी है, 90,000। तो 90,000 का 5% कितना होगा, 4500। ठीक है, तो 90,000 में से 4500 गया तो कितना बचा, 85,500, 85,500। ये तुम कैश रिसीव करोगे। कैश रिसीव जो करोगे वो डेबिट होगा। एंट्री देखो, कैश रिसीव करोगे तो एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउ करना क्या होता है, खर्चा होता है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट। कैश बढ़ा, डिस्काउंट अलाउ खर्चा है इसीलिए डेबिट टू सेल्स, क्योंकि सेल्स कितने की हुई, सेल्स 90,000 की ही लिखोगे। ठीक है, कैश 85,500 आया, और 4500 का क्या है, 4500 का क्या है, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, खर्चा है। अगला रिबेट ऑफ 3,000 अलाउड टू सोन। रिबेट अलाउ करना मतलब आपके लिए खर्चा है, तो एंट्री क्या होगी, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट। खर्चा होता है तो डेबिट होता है, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सोहन 3,000। जल्दी से देखो, टेक अ स्क्रीनशॉट। समझ आया? जल्दी बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में लिख दो अभी यहां पर जाके, क्या समझ आया? क्या यहां तक बिल्कुल ठीक चल रहा है? समझ आया कि कैसे ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना है, कैसे कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना है, कैसे रिबेट को रिकॉर्ड करना है, परचेसेस के केस में कैसे दिखने वाली है, सेल्स के केसेस में कैसे दिखने वाली है। चलो जी, बहुत बढ़िया। चलें आगे चलें। अब आती है जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू एक्सपेंस एंड रिवेन्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंस और रिवेन्यू का बेसिक लॉजिक पता होना चाहिए आपको। खर्चा जो होता है वो डेबिट होता है, रिवेन्यू जो होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है, इतना पता होना चाहिए। कोई भी इनकम है तो वो क्रेडिट होगी, कोई भी खर्चा है तो वो डेबिट होगा। ठीक है, इतना जरूर पता होना चाहिए। शुरू करते हैं जल्दी से क्वेश्चंस के साथ। पहला कहता है रेंट पेड ₹5,000। पहला कहता है रेंट पेड ₹5,000। मैं यहां लिख रहा हूं,
कोई भी खर्चा आ जाए, एनी एक्सपेंस, चाहे रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी खर्चा, जैसे ही खर्चा होगा क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो रेंट को डेबिट करोगे, खर्चे के नाम को डेबिट करोगे, रेंट अकाउंट डेबिट, एक खाता इन्वॉल्व तो ये हुआ। पेमेंट करी कैसे, कुछ नहीं बोला तो मतलब कैश पे करी है, तो आप कहोगे कैश कम हुआ तो क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। क्लियर है, जल्दी बताओ, पहली एंट्री क्लियर है, चलो शाबाश। दूसरी देखो, रेंट पेड टू मिस्टर गुप्ता रुपीज 5000। रेंट पेड टू का मतलब तुमने पे कर दिया, मतलब कैश तो चला गया। जब कैश पे कर दिया तो सामने वाले बंदे के नाम से मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। सामने वाले बंदे के नाम से फर्क तब पड़ेगा जब तुमने कोई उधार की ट्रांजेक्शन करी हो, क्योंकि कल को उसी बंदे से पैसे लेने हैं या उसी बंदे को पैसे देने हैं। लेकिन कैश की ट्रांजेक्शन है तो सामने वाले बंदे के नाम से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं उसको खातों में रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, रेंट पेड टू मिस्टर गुप्ता, तो एंट्री क्या होगी फिर से, रेंट खर्चा है इसीलिए डेबिट, मिस्टर गुप्ता से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि कैश में पे करा है, तो टू कैश अकाउंट 5000। दोनों एंट्रीज बिल्कुल सेम। क्लियर है, जल्दी देखो। तीसरी देखो, रेंट पेड 5000 बाई चेक। अगर तुमने चेक से रेंट पे करा, अगर तुमने चेक से रेंट पे करा तो बैंक रिड्यूस हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बस यही फर्क आएगा, है ना। कैश से नहीं किया, बैंक से कर दिया तो बैंक रिड्यूस हो जाएगा, कितना है 5000। क्लियर है, जल्दी बताओ। अगला देखते हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग रुपीज 7000। अब ध्यान से समझना, इसीलिए ये स्पेस सारा खाली छोड़ा, आराम से समझना। चौथी ट्रांजेक्शन, पांचवी ट्रांजेक्शन, छठी ट्रांजेक्शन, 1 2 3, हाँ। रेंट आउटस्टैंडिंग 7000। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब, ये चार खास चीजें होती है, चारों के नेचर मैंने तुम्हें पहले भी करवाई, फिर से लिखो जल्दी से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, चारों की नेचर ध्यान से लिख लो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है, इसकी नेचर होती है बेटा लायबिलिटी की खर्चा, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पे। ड्यू तो होगा लेकिन तुमने अभी तक पे नहीं करा, तो इसका मतलब तुम्हारा आउटस्टैंडिंग है, ये रहता है पे करना, लायबिलिटी है। प्रीपेड एक्सपेंस की नेचर एसेट की होती है। क्यों होती है, क्योंकि सर प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है कि खर्चा तुमने पहले से ही पे कर दिया, फायदा भी नहीं उठाया, तो ये तुम्हारी एसेट है, कल को फायदा मिलेगा। एक्रूड इनकम होती है, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। एक्रूड इनकम क्या होती है, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, कमा ली लेकिन रिसीव नहीं हो, तो ये भी एसेट है। एडवांस इनकम होती है, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड, रिसीव तो कर ली लेकिन अभी तक कमाई नहीं है, मतलब काम नहीं करा है, एडवांस आ गई है, तो वो तुम्हारी लायबिलिटी है कि कल को तुम्हें उसका काम पूरा करके देना है। तो ये चारों की नेचर पता होनी चाहिए। क्लियर है, जल्दी देखो, ठीक है। अब हम देखते हैं इनकी एंट्रीज। तो यहाँ पे कहते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग 7000, इसके अंदर खाता इन्वॉल्व क्या होगा, एक तो आउटस्टैंडिंग रेंट का होगा ही होगा, एक तो आउटस्टैंडिंग रेंट का होगा ही होगा, जो कि 7000 है, और नेचर के हिसाब से ये क्रेडिट होगा क्योंकि ये लायबिलिटी है। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा, या दूसरी चीज किसी भी खाते में क्या होगी, कैश का इन्वॉल्वमेंट है, देख लो, कैश का नहीं है तो खर्चा लिख दो, कैश का इन्वॉल्वमेंट है तो कैश लिख दो, वरना खर्चा लिख दो। जैसे कि रेंट आउटस्टैंडिंग, तो खर्चा कौन सा है, ये रेंट का नाम है, खर्चा एक्सपेंस कौन सा है, ये रेंट है। दूसरा खाता रेंट एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट कर दो। सर बढ़ क्यों रहा है, इसका मतलब ये है बेटा जी कि आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब है कि इतना टाइम तुम रह तो लिए बिल्डिंग में, लेकिन 7000 तुमने किराया दिया नहीं, किसका मतलब इस साल का खर्चा तो था लेकिन अभी तुमने दिया नहीं। तो रेंट के अंदर, रेंट जो खर्चे का खाता है, रेंट का जो खाता है, इसके अंदर सारे का सारा वो खर्चा जाता है जो इस साल से रिलेटेड है, चाहे तुमने कैश में पे कर दिया चाहे नहीं करा। तो जो तुमने पे नहीं करा वो भी इस खाते में ऐड होगा। तो एंट्री क्या बनेगी, तो एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। रेंट को डेबिट क्यों करा सर, क्योंकि ये इस साल का खर्चा है तो इस साल के खर्चे में ऐड होना बनता है, कितना है 7000। आउटस्टैंडिंग रेंट में क्यों लिखा सर, क्योंकि ये लायबिलिटी है, अगले साल कैश में पे भी करना है ना, तो ये लायबिलिटी की वजह से, और ये इस साल का खर्चा है तो इस साल के खर्चे में जोड़ दिया। अगला देखो, रेंट पेड रुपीज 5000 एंड आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ 3000। 5000 का मैंने रेंट पे कर दिया, 3000 का पे करना रहता है, तो इस साल का टोटल रेंट कितना है, इस साल का टोटल रेंट कितना है 8000, है ना। अब आपको बेहतर समझ आएगा, तो इसका मतलब रेंट अकाउंट में क्या जाएगा, इस साल का पूरे का रेंट, दैट इज 8000, जिसमें से 5000 कैश में दे दिया
तो कैश अकाउंट रिड्यूस होगा कितने से? 5000 से। और 3000 क्या है तुम्हारा? 3000 क्या है तुम्हारा? आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है? लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है? 3000 लाइबिलिटी। ध्यान से देखो, ये लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होगा, कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश बढ़ता है तो एसेट होती है, तो डेबिट कम होता है तो क्रेडिट। रेंट क्या है? एक्सपेंस है तो डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट मतलब कितना? इस साल का खर्चा है सर, इस साल का खर्चा था मेरा 8000, जिसमें से 5000 का मैंने कैश में पे कर दिया, 3000 का मेरा पे करना रहता है। आई बात समझ? आई बात समझ कि आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री ये क्यों होती है? रेंट अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब कि इतना खर्चा अभी पे करना रहता है। यहाँ पे भी हमने ये एंट्री करी। ठीक है, लास्ट केस देखो, रेंट प्रीपेड 5000, रेंट प्रीपे कर दिया 5000 का। प्रीपेड रेंट क्या होता है? एसेट। प्रीपेड खर्चा कोई भी क्या होता है? एसेट होता है। और दूसरा कैश यहाँ पे इन्वॉल्व है कि नहीं? बिल्कुल है सर, रेंट पे करा 5000 का, प्रीपे करा तो कैश भी कम हुआ। तो दो खाते इन्वॉल्व कौन कौन से होंगे? एक तो होगा प्रीपेड रेंट अकाउंट जो कि एसेट है, जो कि डेबिट होगा, जो कि एसेट है, जो कि डेबिट होगा। और दूसरा खाता कौन सा है? कैश। दूसरा खाता कौन सा है? कैश। कैश रिड्यूस हो रहा है तो क्या होगा बेटा? क्रेडिट होगा। एंट्री क्या बनेगी? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है? 5000। सॉर्टेड है? जल्दी बताओ, सॉर्टेड है? जल्दी बताओ। सारी की सारी एंट्री समझ आई एक्सपेंस और रेवेन्यू की? सारी की सारी एंट्री समझ आई एक्सपेंस और रेवेन्यू की? देख लो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आता है रिवेन्यूज की सारी एंट्री। अभी हमने खर्चों की करी, अब रिवेन्यूज की देखते हैं। ये रही। पहला कहते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज 5000। इंटरेस्ट रिसीव करा कितने का? 5000 का। बहुत सिंपल एंट्री है ना? कैश आ गया और इंटरेस्ट रिसीव। इनकम कोई भी होती है तो क्रेडिट होती है। तो पहली एंट्री बहुत सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। कितना आएगा? 5000। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 5000 पहली एंट्री होती है। दूसरी एंट्री देखो, दूसरी में कहता है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर गुप्ता 5000। नाम से फर्क इनकम में भी नहीं पड़ता, चाहे कोई भी इनकम है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कोई क्या कहते हैं डिविडेंड रिसीव्ड, कोई भी इनकम हो, उसके अंदर आप क्या करते हो? इनकम को क्रेडिट करते हो और कैश को डेबिट करते हो। अगर कैश आ रहा हो तो, बैंक आ रहा हो तो बैंक को डेबिट करते हो। यहाँ पे आ रहा है मेरे पास कैश अगले में भी, तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। कितना है? कितना है? 5000। सॉर्टेड है ये भी, दोनों एंट्री समझ आ जाएंगी। आओ तीसरी देखते हैं, आओ तीसरी देखते हैं। बहुत ध्यान से देखना। इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज 5000 बाय चेक। मैंने कहा अगर कैश में आ गई तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक में आ गई तो बैंक अकाउंट डेबिट, है ना? तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। कितना है बेटा जी? 5000 है, 5000 है। क्लियर है? जल्दी देखो, पहली, दूसरी, तीसरी हर बच्चों को समझ आनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आसान है। कोई भी इनकम आ जाए इनकी जगह, आप इनकम को ऐसे ही लिखते हो। खर्चा आ जाए तो खर्चे को पिछले तरीके से, कोई भी खर्चा हो। ठीक है, अब आ जाओ इंटरेस्ट एक्रूड 7000। फिर से इनकम में दो चीजें मैंने आपको सिखाई। एक सिखाई मैंने एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इनकम, है ना, वो कोई भी इनकम क्यों ना हो। और एक सिखाई मैंने आपको एडवांस इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है सर? एसेट होती है। क्या होती है? एसेट। एडवांस इनकम क्या होती है? लायबिलिटी। एडवांस इनकम का मतलब होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एक्रूड इनकम का मतलब होता है पैसा कमा लिया लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ, तो ये आपकी एसेट और ये आपकी लायबिलिटी। अब देखते हैं एक्रूड इनकम, एक्रूड या फिर इंटरेस्ट एक्रूड। इंटरेस्ट एक्रूड का मतलब क्या है? कमा लिया लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ, तो एक खाता इन्वॉल्व तो यही होगा, दैट इज एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। एक्रूड इंटरेस्ट क्या है तुम्हारी?
एसेट है, बढ़ेगी तो क्या होगा, डेबिट होगा, बढ़ेगी तो क्या होगा, डेबिट होगा। एक्रूड इंटरेस्ट क्या है, एसेट है, बढ़ेगी तो क्या होगा, डेबिट होगा। दूसरी चीज, क्या कोई कैश आया, एक्रू हुआ है इंटरेस्ट, मतलब इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, रिसीव तो हुई नहीं तो कैश तो आया ही नहीं, तो दूसरा खाता इन्वॉल्व इसी इनकम का नाम मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड का, तो दूसरा खाता इन्वॉल्व इंटरेस्ट रिसीव्ड बढ़ गया, इस साल का इंटरेस्ट रिसीव बढ़ गया, चाहे कैश नहीं आया, इनकम बढ़ती है, रेवेन्यू बढ़ता है, तो क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है। तो जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री क्या होगी, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट इसीलिए क्योंकि एसेट बढ़ गई डेबिट, और इंटरेस्ट रिसीव्ड इसलिए क्योंकि ये रेवेन्यू है और बढ़ता है, तो रेवेन्यू इनकम गेन जो भी बोलो, इनकम है तो बढ़ता है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। इस साल की इनकम है इसलिए क्रेडिट होगी। कितना आया, 7,000, 7,000। पांचवी एंट्री देखते हैं जल्दी से, यहां पे कहता है एडवांस इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,000, एडवांस इंटरेस्ट रिसीव्ड, एडवांस इंटरेस्ट है पहली चीज, तो एडवांस इंटरेस्ट है पहली चीज, तो सर एडवांस इंटरेस्ट की नेचर क्या होती है, एडवांस इंटरेस्ट की नेचर होती है लायबिलिटी, क्या होती है, लायबिलिटी, तो बढ़ गई तो क्रेडिट। दूसरी चीज, कैश का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि एडवांस इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो कैश आया है, तो दूसरी चीज क्या है बेटा, कैश बढ़ा तो एसेट बढ़ी तो डेबिट। एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। कितना है, कितना है सर, 5,000, 5,000। बोलो क्लियर है यहां तक सारी की सारी चीजें। आखिरी केस तभी करवाऊं, कहता है इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,000, इस साल आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ 5,000 का, 5,000 का, ऑफ विच 2,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, जिसमें से 2,000 किससे रिलेटेड है, अगले साल से रिलेटेड है, तो मतलब इस साल का कितना है, 3,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब कि जो खर्चा है या जो इनकम है उसके खाते में क्या आएगा, जो इनकम है मेरी इंटरेस्ट रिसीव्ड उसके खाते में आता है, जो इस साल से रिलेटेड है, इस साल से रिलेटेड कितना है, 3,000 ही है। ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है। खाते इन्वॉल्व देखो ध्यान से, खाते इन्वॉल्व देखो ध्यान से, कौन कौन से है। पहला तो कैश, सर कैश आ रहा है 5,000 से, इस साल का कितना है, 3,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट में कितना जाएगा, इस साल का इंटरेस्ट रिसीव्ड में कितना जाएगा, 3,000। जो 2,000 अगले साल से रिलेटेड है वो कहां जाएगा, एडवांस इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या होता है सर, इनकम होती है, बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। एडवांस इंटरेस्ट क्या होती है, लायबिलिटी होता है, बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ध्यान से देखो, दोनों क्रेडिट हो रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग नेचर की वजह से हो रहे हैं। तो जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट टू एडवांस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है, मतलब इस साल का कितना है, 3,000, और 2,000 क्या है, अगले साल से रिलेटेड है, तो वो कहां चला गया, एडवांस इंटरेस्ट में चला गया। बताओ समझ आई कहानी, जल्दी बताओ। तो बेसिकली अगर तुमने सारी एंट्रीज कर ली जो मैंने एक्सपेंस और रेवेन्यू के लिखवाई, और इनको अपने आप से एनालिसिस कर ली, क्योंकि मैं तो तुम्हें एनालिसिस करके दे ही दिया कौन सी चीज क्यों गई, लेकिन जब तुम खुद लिखोगे और खुद अपने एनालिसिस से समझोगे ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो वहां पे आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी कि कोई भी जनरल एंट्री आपसे फिर नहीं रुकने वाली है। क्लियर है, जल्दी बताओ। चलो जी, चलो जी, फिर आता है मेरे पास बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। बहुत आसान, कोई दिक्कत ही नहीं है। बैड डेट्स का मतलब होता है बुरे डेट्स। बुरे डेट्स मतलब कि जिनसे तुमने पैसा लेना था वो बुरे निकल गए, मतलब वो डूब गए, तो आप उसको एक्सपेंस या लॉस मान के डेबिट कर सकते हो, और डेटर्स तुम्हारे रिड्यूस होंगे उनको आप क्रेडिट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे 10,000 लेने थे, तो आप मेरे खातों में 10,000 के दिख रहे हो, लेकिन आपने 2,000 ही दिया, बाकी डूब गए, तो मैं क्या लिखूंगा, कैश आया 2,000 से, बैड डेट्स हो गई 8,000 से, और आपका खाता बंद कर दूंगा, 10 से 10 रिड्यूस कर दूंगा कि खाता बंद करो भाई, क्योंकि 8,000 डूब ही गए जब। ठीक है, यही यहां पे करोगे। पहली एंट्री देखो, प्रीतम और डेटर ऑफ 10,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। 10,000 लेने थे, इंसॉल्वेंट मतलब कुछ भी नहीं आया, तो सारे का सारा बैड डेट्स। एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स, क्योंकि एक्सपेंस या लॉस डेबिट टू प्रीतम को अपनी बुक से आप हटा दोगे, क्योंकि भैया आपसे उम्मीद ही नहीं है, आप जो हमारे डेटर दिख रहे थे हमने आपको खत्म कर दिया। आई बात समझ। अगला देखो, प्रीतम अ डेटर ऑफ 10,000 बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 30% कुड बी रिकवर्ड। 30% रिकवर हो पाया, तो मतलब कि
10,000 में से 30% कितना हुआ? 3,000। तो मैं कहूंगा यहाँ पे मेरे पास कैश में आया, कैश अकाउंट डेबिट 3,000 आया। बाकी सारे को बैड डेट्स मान लो, क्योंकि वो बिल्कुल आपने उसको इंसॉल्वेंट ही मान लिया है। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 7,000 टू प्रीतम 10,000। क्लियर है? क्लियर है? बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर का मतलब है कि जो कभी तुम्हारे बैड डेट्स डूब चुके थे वो अब रिकवर हो गए। वो रिकवर हो गए तो कैश आ जाएगा, कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आएगा तो कैश डेबिट होगा। टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड क्यों लिखा सर? क्योंकि ये मेरी क्या है? गेन है, और गेन जब होता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। या ऐसा ही बोल सकते हो, बैड डेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट, बैड डेट्स का उल्टा बैड डेट्स रिकवर्ड बढ़ेंगे तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। बहुत आसान है, बैड डेट्स समझ जाओगे, बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री समझ जाओगे। इन ये इस तरीके से भी लिख देता है कि ओनली 30% इन अ रूपी, या फिर ओनली 30 पैसा इन अ रूपी, तो उसका मतलब भी 30% ही होता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की, कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन को किस तरीके से तुम्हें करना है। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। जो भी जनरल का तुम्हारा क्वेश्चन आएगा पेपर में, उसके अंदर बैंकिंग ट्रांजैक्शन होंगी ही होंगी। बैंकिंग ट्रांजैक्शन आपको कुछ बातें हल्की हल्की सी ध्यान रखनी है, हल्की हल्की सी। मैं कहूं कि बैंक की नेचर क्या होती है बेटा? बैंक की नेचर क्या होती है? तो बैंक एसेट होता है, बढ़ता है तो क्या होगा? डेबिट होगा, कम होता है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। एज सिंपल एज दैट। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इफ चेक इज डिपॉजिटेड इन सेम डे तो आप बैंक को डेबिट करते हो, इफ चेक इज नॉट डिपॉजिटेड ऑन सेम डे तो आप चेक्स इन हैंड को डेबिट करते हो। बस ये दो बातें ध्यान रखनी है। इफ चेक इज डिपॉजिटेड ऑन सेम डे, सेम डे पे चेक डिपॉजिट करवा दो अगर बैंक में आप, तो जो डेबिट होगा वो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन अगर चेक इज नॉट डिपॉजिटेड ऑन सेम डे, इफ चेक इज नॉट डिपॉजिटेड ऑन सेम डे, अगर चेक को मैंने सेम डे पे डिपॉजिट नहीं करा तो आप डेबिट किसको करोगे? आप डेबिट किसको करोगे? चेक्स इन हैंड अकाउंट को आप डेबिट करोगे। आई बात समझ? जल्दी बताओ। ठीक है, तो आपको इतना सा ध्यान रखना है। चलो जल्दी से शुरू करते हैं ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग ट्रांजैक्शन से पहली ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 5,000। आराम से देखो, दो खाते इन्वॉल्व होंगे। कैश जैसे बैंक में डिपॉजिट करवाया तो बैंक इंक्रीज हुआ, कैश रिड्यूस हुआ। क्या हुआ? बैंक इंक्रीज हुआ और कैश रिड्यूस हुआ। ठीक है। बैंक कौन है? एसेट है। एसेट बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट। कैश कौन है? एसेट है। एसेट कम होती है तो क्रेडिट। कितना आसान हुआ? ट्रांजैक्शन बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल है, बताओ जल्दी से। ठीक है, दूसरी देखते हैं जल्दी से। दूसरी में क्या कहता है? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 8,000। विड्रॉ करवा लिया कैश। विड्रॉ का मतलब कभी भी पर्सनल यूज नहीं होता, ध्यान रखना। बच्चे गलती क्या करते हैं? वो लिख देते हैं इसको कि ड्रॉइंग्स हो गई। ड्रॉइंग्स नहीं हुई, सिर्फ लिखा कैश विड्रॉन, तो इसका मतलब ये कैश ऑफिस के यूज के लिए मंगवाया गया है। तो हम कहेंगे बिजनेस के पास कैश बढ़ जाएगा, बैंक कम हो जाएगा। कैश एसेट है, बढ़ती है तो डेबिट। बैंक भी एसेट है, कम होती है तो क्रेडिट। एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश बढ़ गया, एसेट बढ़ गई, और बैंक दूसरी एसेट कम हो गई। जितना भी अमाउंट है वो तुम लिख सकते हो। सॉर्टेड है कहानी। आओ अगला देखते हैं। अगले में कहता है आपको कि पेड ₹5,000 टू मनीष बाय चेक। जब भी आप किसी को चेक देते हो तो आप अपने बैंक अकाउंट को रिड्यूस कर देते हो। एज सिंपल एज दैट। कि आपने चेक दिया तो आप मान ले तो मेरे खाते से पैसे कम हो गए, है ना? तो आपने चेक दिया, किसको चेक दिया? मनीष को दिया। तो आप एक तो खाता इन्वॉल्व होगा मनीष, दूसरा खाता इन्वॉल्व होगा बैंक। किसी को भी चेक दोगे तो मैंने कहा बैंक को रिड्यूस कर दोगे, मतलब एसेट को रिड्यूस करा, मतलब क्रेडिट। ऑटोमेटिकली एक क्रेडिट है तो दूसरा डेबिट होगा ही होगा, लेकिन हम तो अच्छे से समझेंगे लॉजिक। तो मनीष भी क्या होगा? रिड्यूस, क्योंकि मनीष को पैसे दे दिए। मनीष कौन था? मनीष को अगर पैसे दिए तो मनीष कौन था? मनीष होगा जिसको तुमने पैसे देने थे पहले से ही, तो मतलब वो तुम्हारा क्रेडिटर होगा। तो क्रेडिटर होगा मतलब लायबिलिटी होगा, तो लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो क्या होता है? डेबिट।
ठीक है, दोनों एस्पेक्ट तुम्हें समझ आने चाहिए ताकि तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी हो। मैं बार बार कह रहा हूं, जितनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी होगी जनरल में, उतनी आगे प्रॉब्लम्स कम आएंगी। तो मेरे पास एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री क्या बन जाएगी, मनीष डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई बात समझ। अगला देखो, रिसीव्ड चेक ऑफ 7,000 फ्रॉम आरती। इस तरीके से कभी भी लिखा जाए कि तुमने सामने वाले बंदे से चेक रिसीव करा और उस चेक के बारे में फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो, जैसे कि इसके आगे आपको कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ इतना बोला रिसीव्ड चेक फ्रॉम आरती, तो आप मान के चलोगे चेक उसी दिन डिपॉजिट करवा दिया, मतलब कि आप बैंक को इंक्रीज कर दोगे। तो आप इसके अंदर खाता इन्वॉल्व कौन कौन सा रखोगे, एक तो बैंक या चेक्स इन हैंड में से एक रखना होता है। अगर सेम डे पे चेक डिपॉजिट नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, चेक इन हैंड को डेबिट करोगे, लेकिन हो गया तो बैंक को करोगे। कुछ नहीं कह रखा तो भी बैंक को डेबिट करोगे। बैंक इंक्रीज हुआ, डेबिट होगा। आरती रिड्यूस हुई तो क्या होगा, क्या होगा सर, एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट होगा। ये ढंग से सोचते हैं सर, हमने किसी से पैसे रिसीव करे तो इसका मतलब हमने उससे पैसे लेने थे। किससे पैसे लेने होते, डेटर से। डेटर बोले तो एसेट, मतलब एसेट से पैसे लेने थे, एसेट रिड्यूस हो गई क्योंकि पैसे आ गए तो क्रेडिट। एंट्री क्या बनी, एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू आरती। कितना है, 7,000। ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बेसिक ट्रांजैक्शंस, ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की बेसिक ट्रांजैक्शंस। बताओ यहां पे कोई भी प्रॉब्लम है तो किसी बच्चे को, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलो, रिसीव्ड चेक फ्रॉम ऑफ रुपीज 7,000 फ्रॉम राकेश। राकेश से तुमने 7,000 का चेक रिसीव करा। जब भी चेक रिसीव करो आगे फर्दर इंफॉर्मेशन जरूर पढ़ो, क्या कहीं बाद में डिपॉजिट तो नहीं करवाया उसको। देखो नेक्स्ट ही स्लाइड में, नेक्स्ट ही एंट्री में बोला कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम राकेश डिपॉजिटेड इन बैंक, तो मतलब ये किसी और तारीख पे डिपॉजिट करवाया है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूं कि ये 5 अप्रैल है और ये 7 अप्रैल है और ये 10 अप्रैल है, ठीक है। क्या कहा कि 5 तारीख को चेक रिसीव हुआ लेकिन डिपॉजिट 7 अप्रैल को करवा रहे हो, तो अगर चेक सेम डे पे डिपॉजिट नहीं होता तो डेबिट किसको करते हो, चेक्स इन हैंड को। जल्दी से बताओ, अगर चेक डिपॉजिट नहीं होता सेम डे पे तो किसको डेबिट करते हो, चेक्स इन हैंड को। तो पहले दिन 5 अप्रैल की एंट्री क्या होगी, 5 अप्रैल की एंट्री क्या होगी, सर चेक्स इन हैंड को डेबिट करेंगे, सर चेक्स इन हैंड को डेबिट करेंगे। और किससे आया, राकेश से आया तो राकेश को क्रेडिट करेंगे, राकेश को क्रेडिट करेंगे। सेम लॉजिक जो हमने पिछली स्लाइड में सीखे। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री क्या बनेगी, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राकेश। कितना है, 7,000 का। नहीं समझे, जल्दी बताओ, समझ नहीं आई। क्या किया हमने, हमने क्या किया, अगर चेक सेम डे पे डिपॉजिट नहीं हो तो हमने चेक्स इन हैंड को डेबिट किया टू राकेश। अगला देखो, अगला देखो, 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को बेटा जब हमने इस चेक को बैंक में भेज दिया तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा और चेक्स इन हैंड हाथ से निकल जाएंगे। बिल्कुल सही बात नहीं कि जो तुम्हारे पास चेक्स इन हैंड थे वो एसेट थी, तुमने दे दिया तो वो तो तुम्हारे हाथ से गया और तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो क्या हुआ, क्या हुआ सर, बैंक इंक्रीज हो गया, एसेट इंक्रीज हो गई तो डेबिट। दूसरा, चेक्स इन हैंड रिड्यूस हो गया, एसेट रिड्यूस होगी तो क्रेडिट। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। कितना है भैया, 7,000 का चेक था तो सर 7,000 ही डिपॉजिट होंगे, 7,000 का चेक था तो सर 7,000 ही डिपॉजिट होंगे, है ना, एज सिंपल एज दैट। 10 अप्रैल को देखते हैं, 10 अप्रैल को देखते हैं। देखो 10 अप्रैल कहता है अबाउट चेक डिसऑनर्ड एंड बैंक चार्ज 200 एज बैंक चार्जेस। ये चेक हो गया डिसऑनर। जब चेक डिसऑनर होता है तो एंट्री क्या होती है, बहुत ध्यान से सुनना। जब तुमने किसी से चेक लिया तो तब तुमने उसको क्या किया, उसका खाता रिड्यूस कर दिया। तुमने कहा कि मैंने राकेश से पैसे ले लिए तो राकेश के खाते को रिड्यूस कर दिया, इसकी एक तुम्हारा डेटर होगा, तुमने इसको रिड्यूस कर दिया। फिर तुमने क्या करा, उसको जब बैंक में भेजा तुमने बैंक इंक्रीज कर दिया। लेकिन बैंक से नोटिफिकेशन आता है 10 अप्रैल को, तुमने 7 अप्रैल को भेजे, तुमने 7 अप्रैल को क्या कर दिया, अपनी बुक्स में बैंक को इंक्रीज कर दिया। लेकिन 10 अप्रैल को जब बैंक तुम्हें बताता है कि ये जो तुमने चेक भेजा था ये क्या हो चुका है जी, डिसऑनर हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है। तो इसका मतलब तुम्हारे बैंक में तो पैसे आए ही नहीं। डिसऑनर मतलब यही है कि सामने वाले से तुम्हारे खाते में आए नहीं, तो इसका मतलब बैंक में पैसे तो आए नहीं, लेकिन तुम बैंक को बढ़ा चुके हो, तुम तो बैंक को बढ़ा चुके हो। तो पहली चीज क्या करोगे, पहली चीज क्या करोगे, बैंक को रिड्यूस करोगे। समझते हो मेरी बात को, कि भैया तुमने क्या कर दिया होगा, बैंक को बढ़ा दिया होगा, बैंक को बढ़ा दिया होगा, बैंक को क्या करोगे, रिड्यूस कर दोगे।
बैंक को रिड्यूस कर दोगे। दूसरा, ये पैसे किससे लेने थे? राकेश से लेने थे, तो राकेश से मांगोगे, राकेश को वापस अपने डेटर बनाओगे, क्योंकि जब राकेश ने चेक दिया था तो तुमने उसको अपनी बुक्स में रिड्यूस कर दिया था। जब राकेश ने चेक दिया था तो तुमने राकेश को अपनी बुक्स में से रिड्यूस कर दिया था। अब तुम वापस से राकेश को अपना डेटर बना लोगे कि भाई तू पैसे दे, जल्दी पैसे दे। तो आप क्या करोगे? राकेश को वापस से इंक्रीज करोगे। ठीक है, ये जो 200 रुपए बैंक चार्जेस लगे राकेश की वजह से लगेगा, ये भी आप राकेश से ले लोगे। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? ध्यान से देखना, राकेश डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो राकेश को कितना डेबिट करोगे? राकेश को कितना डेबिट करोगे? 7,000 ये, और 200 रुपए ये बैंक चार्जेस वाले भी उससे लोगे, तो 7200। तुम्हारे बैंक से कितने रिड्यूस होंगे? 7200। क्यों सर? 7,000 तो चेक वाले बेटा रिड्यूस करोगे, और 2,000 जो बैंक ने चार्जेस लगाए वो भी तुम्हारे खाते से काट लिए होंगे, तो वो भी तुम्हारा रिड्यूस हो जाएगा। तो एंट्री होगी राकेश टू बैंक 7200। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। जल्दी बताओ, समझ आया? ठीक है, कि किस तरीके से जब चेक डिसऑनर हो जाता है तो हमें किस तरीके से केसेस को समझना है। आओ अगला देखें। अब देखो, पहले केस की दूसरी एंट्री थी कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब क्या है? ज्योति विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब सही है, अब ड्रॉइंग्स है, पर्सनल यूज आ गया ना, अब ड्रॉइंग्स है। तो अब देखो पहले वाली में क्या होगा? सर एक खाता इन्वॉल्व होगा ड्रॉइंग्स का, एक खाता इन्वॉल्व होगा ड्रॉइंग्स का। ड्रॉइंग्स क्या होता है? डेबिट होता है। ड्रॉइंग्स जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। डीआर से डेबिट, डीआर से ड्रॉइंग्स। और दूसरा, खाते में से पैसे कम हो गए तो दूसरा क्या होगा? बैंक रिड्यूस होगा। बैंक रिड्यूस होगा सर, बैंक कौन होती है? एसेट। एसेट रिड्यूस होती है तो क्या होता है? क्रेडिट। जनरल एंट्री क्या बनी? जनरल एंट्री क्या बनी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एज सिंपल एज दैट। दूसरी एंट्री जल्दी से देख लेते हैं। रेंट पेड बाय चेक। ये कोई भी खर्चा पेड बाय चेक है ना, कोई भी खर्चा पेड बाय चेक, कोई भी खर्चा किसी को भी पेड बाय चेक। रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, फलानी, जो मर्जी खर्चा। रेंट दिया, रेंट सर एक्सपेंस होता है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा? जल्दी बता दो यार, एक्सपेंसेस क्या होते हैं? सर डेबिट होते हैं। फिर आ जाओ सर बैंक रिड्यूस हुआ। बैंक कौन होता है सर? एसेट होता है। रिड्यूस होता है तो क्या होता है सर? क्रेडिट होता है। एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हुआ? समझे? क्लियर है कहानी? अगला देखो, सैलरी पेड टू रीना 9,000 बाय चेक। मैंने कहा कोई भी खर्चा किसी को भी दिया, खर्चा टू बैंक, दैट्स इट। खर्चा टू बैंक। रीना का कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुमने चेक से खर्चा किया है ना। उधार की चीजें हो, उधार की ट्रांजेक्शन हो, तब सामने वाली पार्टी का नाम आता है। कैश या चेक की कोई ट्रांजेक्शन हो तो सामने वाली पार्टी का नाम की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे सैलरी एक्सपेंस है सर, डेबिट होगा। बैंक रिड्यूस हो गया, जब आपने चेक दिया तो क्रेडिट होगा, एसेट। एंट्री बनी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सॉर्टेड है, जल्दी देखो। ठीक है, अगला देखो, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय इशूइंग चेक ऑफ 1 लाख। तुमने बैंक लोन रीपे कर दिया। बैंक लोन रीपे करा तो मतलब तुम्हारा बैंक लोन जो था वो कम हो जाएगा। सर बैंक लोन की नेचर क्या होती है? बैंक की नेचर होती है एसेट, बैंक लोन की नेचर होती है लायबिलिटी। कि तुमने लोन ले रखा है तो लायबिलिटी है ना। लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम होती है तो क्या होता है? डेबिट, क्योंकि एलसीआर जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट, कम होते हैं तो डेबिट, है ना। और दूसरी चीज, बैंक रिड्यूस होगा, बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा। बैंक कौन है? एसेट। एसेट रिड्यूस होती है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या बनी? बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख। सॉर्टेड है, जल्दी बताओ। पक्का ना? क्लियर है ना? हो जाएगा ना? चलो जी। गुड्स गिवन एज चैरिटी, सैंपल्स, ड्रॉइंग्स, या फिर कुछ भी हो जाए, लॉस हो जाए, गिफ्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब भी गुड्स रिड्यूस हो किसी और वजह से, यहां पर क्या है? गुड्स गिवन एज चैरिटी, सैंपल, ड्रॉइंग्स, गिफ्ट्स, या फिर लॉस का मैंने अलग से बना रखा है ताकि तुम्हें उसके अंदर मेरे को इंश्योरेंस ही पढ़ाना है। तो ध्यान रखना, गुड्स रिड्यूस हो जाए किसी भी और वजह का मतलब बेचने के अलावा किसी भी और वजह से। अगर तुमने सेल्स ही करे हैं गुड्स तब रिड्यूस हो, या सेल्स के अलावा किसी भी और वजह से हो, तो दोनों में फर्क क्या होता है? क्या बोला मैंने?
गुड्स, ध्यान से सुनना, अगर ये बात समझ आ गई तो कोई भी एंट्री गलत नहीं होगी। गुड्स का रिड्यूस होना, क्या बोला मैंने, गुड्स का रिड्यूस होना सेल्स की वजह से, सेल्स की वजह से, एनी अदर, कोई भी अदर रीजन। अगर अपनी गुड्स रिड्यूस होती है बेचने की वजह से, तो क्रेडिट कौन होगा, तो क्रेडिट कौन होगा, क्रेडिट होगा सेल्स का खाता, है ना। कि तुमने अगर कैश में बेची तो एंट्री कर देते हो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, उधार पे बेची तो सामने वाले बंदे का नाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन अगर किसी भी और वजह से गुड्स रिड्यूस होते हैं तो क्रेडिट सेल्स को नहीं करोगे, तब क्रेडिट किसको करोगे, परचेजेस को क्रेडिट करोगे। ये बोलोगे तुम्हारा खर्चा रिड्यूस हो गया, है ना। परचेजेस क्या होता है, गुड्स खरीदना, एक्सपेंस। लेकिन जैसे गुड्स किसी भी और पर्पस के लिए दिए गए तो आप मानोगे मेरा खर्चा उतना नहीं है क्योंकि ये तो किसी और पर्पस के लिए दे दिया, तो आप परचेजेस को क्रेडिट कर दोगे। बात समझ आई। अगर ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं कहूंगी गुड्स तुमने चैरिटी में दे दिया तो क्रेडिट कौन होगा, परचेजेस। गुड्स सैंपल में बांट दिए तो क्रेडिट कौन होगा, परचेजेस। गुड्स ड्रॉइंग्स में हो गए, मालिक ने निकाल दिया तो क्या होगा, परचेजेस क्रेडिट। गुड्स अगर गिफ्ट में बांट दिया तो क्या होगा, परचेजेस क्रेडिट। गुड्स को आग लग गई तो क्या होगा, परचेजेस क्रेडिट। नहीं समझे, है ना, कितना आसान है। चलो जी देखो, अमित विड्रू गुड्स कॉस्टिंग 5000 फ्रॉम द बिजनेस। अमित ने विड्रू कर लिया, अमित मतलब मालिक होगा, मालिक ने अगर विड्रू कर लिए तो हम दो खाते इन्वॉल्व करेंगे, एक तो ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स बढ़ गई तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, है ना। गुड्स रिड्यूस हुए बेचने के अलावा किसी भी वजह से, तो परचेसेस को क्रेडिट कर दो, आंखें बंद करके 100% ठीक होगा। ठीक है, दूसरी एंट्री देखो, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल्स का मतलब तुमने एडवर्टाइज कर दिया होगा, फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट क्योंकि खर्चा है ये। टू जल्दी बोलो क्या कम हुआ, गुड्स, वजह कोई और, तो टू परचेसेस अकाउंट। आ रही है ना भाई बात समझ, जल्दी बता दो, समझ आ रही है ना बात। चलो जी, चलो जी, मजा आ गया, मजा आ गया। तीसरा देखो, तीसरा देखो, गुड्स कॉस्टिंग 15,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज में बांट दिए, जब तुम गुड्स को एम्प्लॉइज में बांटते हो तो उसे बोलते हो स्टाफ वेलफेयर। ये कुछ नाम ध्यान रख लेना, है ना। सेल वैल्यू 17,000, सेल वैल्यू कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप कॉस्ट भी रिकॉर्ड करोगे। अगर खुद के गुड्स का कुछ भी करा तुमने, कुछ भी करा, चाहे बांट दिए, चाहे उनकी खुद की बिल्डिंग बना ली, खुद की मशीन बना ली, कुछ भी करा तो उसकी कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, है ना। तो यहाँ 15,000 पे रिकॉर्ड करोगे। एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, गुड्स एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज है तो स्टाफ वेलफेयर, तो स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर अकाउंट डेबिट टू, स्टाफ वेलफेयर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। आई बात समझ, कितना है सर, 15,000 है सर, 15,000 है सर। लो जी, तीनों समझ आ गए, तीनों समझ आ गए। कोई भी वजह हो आप क्या करोगे, परचेजेस को क्रेडिट कर दोगे। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, लॉस, है ना। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट इन ट्रांजिट एनीथिंग, किसी भी वजह से अगर तुम्हारे गुड्स का नुकसान हो जाता है तो क्रेडिट क्या होगा, परचेजेस ही होगा। लेकिन आगे ये कहानी यहाँ पे मायने रखती है कि इंश्योरेंस कंपनी वाली एंट्रीज आप कैसे करोगे। उसके लिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। 3 एंट्रीज मैंने लिखी है, 3 इवेंट्स में हम इस क्वेश्चन को समझने वाले हैं। ठीक है, पहला कहते हैं गुड्स कॉस्टिंग 25,000 लॉस्ट बाय फायर। 25,000 के गुड्स को आग लग गई, तो आप जैसे ही आपको पता चलेगा कि गुड्स को आग लग गई, आप एंट्री क्या करोगे, आप एंट्री करोगे कि मेरा लॉस बाय फायर। एक खाता क्या है, लॉस बाय फायर, और दूसरा खाता क्या है, गुड्स कम हो गए, जिसका नाम होता है परचेसेस। सर परचेसेस रिड्यूस हो गया तो आप इसको क्रेडिट कर दोगे। लॉस बाय फायर, लॉस का खाता एक्सपेंस या लॉस का खाता जो होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है राजा, है ना बेटा। चलो जी, अब एंट्री क्या बनेगी सर, एंट्री बनेगी लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। समझ रहे हैं ना, समझ आ रही है ना। 25,000 का हमने बोला सर लॉस हो गया, 25,000 का सर हमने बोला लॉस हो गया। ठीक है, और कहते हैं अब गुड्स वर इंश्योर्ड। ये सारे गुड्स का थे, इंश्योर्ड थे, इंश्योरेंस हो रखा था, एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 20,000, और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि 20,000 मैं दूंगी। तुमने अभी तक क्या समझा था, तुमने अभी तक कितना लॉस माना था बेटा, कितना लॉस माना था बेटा, 25,000 का लॉस माना था सर। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 20,000 दे देगी तो मेरा एक्चुअली में लॉस कितना है, 5,000। तो मैं अपने लॉस को 20,000 से कम कर दूं, तो मैं क्या करूं, दूसरी एंट्री में लॉस बाय फायर को, लॉस बाय फायर को
रिड्यूस कर दूं कितने से, जल्दी बताओ, 20,000 से। आई बात समझ? लॉस बाय फायर को क्या कर दो, 20,000 से कम कर दो। और इंश्योरेंस कंपनी ने अगर एक्सेप्ट करा है क्लेम तो पैसे देगा कौन, इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी को बढ़ा दो सर, इंश्योरेंस कंपनी को बढ़ा दो, इंश्योरेंस कंपनी को बढ़ा दो। कौन है इंश्योरेंस कंपनी? मेरी डेटर बन जाएगी, क्योंकि मेरे को इसने कहा है कि मैं तेरे को क्लेम दूंगी। अगर डेटर बढ़ा तो एसेट बढ़ा तो क्या कर दोगे, डेबिट। लॉस कम हुआ तो क्या कर दोगे, क्रेडिट। जनरल एंट्री क्या बनेगी, जनरल एंट्री क्या बनेगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, टू लॉस बाय फायर अकाउंट। कितना आएगा सर, कितना आएगा सर, कहाँ है 20,000 है ना, 20,000 से रिड्यूस करना है, 20,000 से रिड्यूस करना है। ठीक है, समझ के जल्दी बताओ। तीसरा देखते हैं, इंश्योरेंस कंपनी पेड द अमाउंट। इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दे दिए तो क्या होगा सर, बैंक इंक्रीज हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए तो इंश्योरेंस कंपनी जो मेरी डेटर थी अब वो रिड्यूस हो जाएगी, और डेटर रिड्यूस होगा तो क्रेडिट। 20,000 उसने मेरे को पे कर दिया। बताओ जी, समझ आई बात, इंश्योरेंस की बात समझ आई? कुछ प्रॉब्लम? सबसे पहले क्या हुआ, लॉस हुआ तो हमने लॉस को डेबिट करा, फिर पता चला इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया क्लेम, तो उतना मैंने लॉस रिड्यूस कर दिया, फिर पैसे आ गए तो बैंक अकाउंट डेबिट इंश्योरेंस कंपनी कर दिया। क्लियर है? जल्दी देख लो, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, जल्दी से आगे चलते हैं। द नेक्स्ट इज कि भैया अगर हमने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी तो उसकी क्या एंट्री होती है, ये तुम्हें पता है। मैं बाकी एंट्रीज बताने वाला हूं कि उनके साथ के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनका क्या करना है। यहां पे एक बात ध्यान रखनी है कि टिल द टाइम asset is ready to use, all expenses are considered as expense on asset। ये क्या लिखा सर, ये लिखा बेटा मैंने कि जब तक कोई एसेट जो तुमने खरीदी वो इस कंडीशन में ना आ जाए कि तुम उसको रेडी टू यूज हो, कि तुम उसको भी यूज कर सकते हो, तब तक के जो भी खर्चे उसके ऊपर करे जाएंगे वो सारे के सारे एक्सपेंस ऑन एसेट माने जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे मैंने ये डिजिटल बोर्ड खरीदा 1,00,000 रुपए का, इसको लाने का खर्चा लग गया 3,000 रुपए, इसको लगाने का खर्चा लग गया 5,000 रुपए, तो मैं क्या बोलूं, डिजिटल बोर्ड कितने का पड़ा, 1,08,000 का। तो बेसिकली जब तुम कोई एसेट खरीदते हो उसको उस कंडीशन में ले आना कि वो चल जाए, वो रेडी टू यूज हो जाए, तब तक के जितने भी खर्चे होते हैं किसमें जाते हैं, वो एसेट में जाते हैं। आई बात समझ? तो डिजिटल बोर्ड लाने की एंट्री क्या करूंगा मैं, एंट्री करूंगा डिजिटल पैनल एसेट आई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 1,00,000, ये जो मैं 1,00,000 का खरीद के लाया, ठीक है। फिर मैंने इसकी इंस्टॉलेशन पे जो खर्चा किया उसको भी मैं क्या लिखूंगा, डिजिटल पैनल, उसको इंस्टॉलेशन नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, डिजिटल पैनल टू कैश। आ रही है बात समझ? इंस्टॉलेशन नहीं लिखूंगा, डिजिटल पैनल के अंदर ही ऐड करूंगा, इसी एसेट के अंदर ही ऐड करूंगा। आओ अभी समझ आ जाएगा, ये देखो। पहली एंट्री, परचेज बिल्डिंग बाय इशूइंग चेक 4,00,000। आपने एक बिल्डिंग खरीदी 4,00,000 की, चेक इशू करके, तो बिल्डिंग आई, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। तो पहली एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने का, 4,00,000 का। सॉर्टेड है कहानी। चलो जी, पहली एंट्री हमें समझ आती है। दूसरी देखें सर, बोट कंप्यूटर फ्रॉम एचपी लिमिटेड नोएडा एंड अमाउंट पेड बाय इंटरनेट ट्रांसफर 2.5 लाख। इंटरनेट ट्रांसफर का मतलब भी बैंक से रिड्यूस होंगे, इंटरनेट ट्रांसफर कैश तो नहीं कर दोगे ना, बैंक से रिड्यूस होंगे। तो तुमने कंप्यूटर्स खरीदे, एंट्री क्या करोगे, कैश में खरीदे हैं, कैश मतलब सॉरी बैंक से खरीदे हैं, तो मतलब कि सामने वाली फर्म का नाम नहीं आएगा, एंट्री होगी कंप्यूटर्स, एसेट बढ़ गई, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,50,000, 2,50,000। सॉर्टेड है कहानी। आइए आगे चलते हैं।
फिर है पेड इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर 10,000, इंस्टॉलेशन पे 10,000 लगा दिए। इंस्टॉलेशन किसकी? इन्हीं कंप्यूटर्स की, तो इसी कंप्यूटर्स में ऐड हो जाएगी कॉस्ट। एंट्री क्या करोगे? कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री करोगे? कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ब्रैकेट में चाहे लिख देना इंस्टॉलेशन चार्जेस, यहां तो लिखना ही पड़ेगा, मतलब जो नरेशन लिखोगे वहां लिख देना क्या बेटा? इंस्टॉलेशन चार्जेस। समझ आई? कितने हैं सर? 10,000। क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? आइए अगला देखें। फिर कहता है ब्रिक्स, सीमेंट एटसेट्रा फॉर 1.5 लाख, टिम्बर फॉर 2 लाख, परचेज्ड फॉर द रिनोवेशन ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट वाज मेड बाय चेक। आपने क्या करा? कहते हैं ब्रिक्स ली, सीमेंट ली 1.5 लाख की, टिम्बर लिया 2 लाख का, ये सब खरीदा बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग का रिनोवेशन करने के लिए, है ना। तो अब अलग अलग तो लिखोगे नहीं कि ब्रिक्स अकाउंट डेबिट, सीमेंट अकाउंट डेबिट, नहीं, आपकी एक ही चीज लिखोगे, दैट इज बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, दैट इज बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। तो चौथी ट्रांजेक्शन क्या होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री क्या होगी बेटा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इकट्ठा क्लब कर दोगे, 1.5 लाख प्लस 2 लाख, सर हुआ 3.5 लाख, सर हुआ 3.5 लाख। सॉर्टेड है कहानी, जल्दी बताओ, है ना। चलो जी आगे चलते हैं। बोट फर्नीचर ऑफ 20,000 एंड पेड फॉर लेबर 500। फर्नीचर खरीदा कितने का? 20,000, और लेबर के लिए कितने पैसे दिए? 500। फर्नीचर खरीदा कितने का? 20,000 का, लेबर के लिए कितने पैसे दिए? 500। तो लेबर भी फर्नीचर के अंदर ही काउंट होगा। एंट्री क्या होगी? फर्नीचर टू फर्नीचर एसेट आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना आएगा सर? क्या 20,000 आएगा सर? नहीं बेटा, कितना आएगा सर? 20,500। क्यों? क्योंकि ये जो लेबर दिया गया वो उसके इंस्टॉलेशन के लिए ही दिया है। सॉर्टेड है? जल्दी बताओ, है ना। कि कोई भी एसेट खरीदी तो उसकी इंस्टॉलेशन, उसकी क्या कहते हैं कार्टेज, उसका लाने का खर्चा, वो सब उसी में आएगा। इनकेस ऐसा दे दिया जाए, अगली एंट्री दे दिए रिपेयर्स ऑफ मशीनरी 10,000, रिपेयर्स ऑफ मशीनरी 10,000, तब एंट्री क्या होगी? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वहां पे मशीनरी टू कैश नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मल रिपेयर्स करवाने के अंदर मशीनरी नहीं खरीदी तुमने, तो वहां पे रिपेयर्स अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आइए आइए, क्या हम अंतिम एंट्री से पहुंच चुके हैं? नहीं, अभी एडजस्टिंग एंट्रीज पड़ी है इसके बाद, है ना। ये ओपनिंग एंट्री है, ओपनिंग एंट्री तुम्हें अच्छे से आती है, ओपनिंग एंट्री तुम्हें अच्छे से आती है। सर ओपनिंग एंट्री के लिए अगर बैलेंस शीट दे रखी है, या इन आइटम्स को लिस्ट करके दे रखा है, पर वो बैलेंस शीट नहीं देता, ऐसे लिख के देता है ये एसेट्स हैं, ये लायबिलिटीज है। तो ओपनिंग एंट्री करते कैसे हो? सर ओपनिंग एंट्री करते हैं सारी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सारी लायबिलिटीज अकाउंट, एज सिंपल एज दैट। कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इन सबको डेबिट। क्रेडिट क्या करोगे? टू लोन फ्रॉम बैंक, टू क्रेडिटर्स, टू आउटस्टैंडिंग रेंट, टू बिल्स पेबल, टू कैपिटल। खत्म खत्म। किसी क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, तो ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर जो आएगा डेबिट क्रेडिट का, उसको आप कैपिटल में लिख दोगे। कोई क्वेश्चन आता है कि जिसमें कैपिटल का बैलेंस नहीं दे रखा, ये सब दे रखा है, ये सब दे रखा है, तो ऑटोमेटिकली आप समझोगे कि जो मेरा बैलेंसिंग फिगर है, कि जैसे इन सब का टोटल तो 185 हुआ, इन सब का टोटल सिर्फ 85,000 ही है, तो आप कहोगे 1 लाख जो बच गया वो कहां जाएगा? मेरा कैपिटल में जाएगा। ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हो। आ रही है बात समझ, है ना। कर लोगे अपनी जनरल एंट्री। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज पर, दैट इज माय लास्ट टॉपिक। एडजस्टमेंट एंट्रीज मैंने तुम्हें जनरल प्रॉपर में भी करवा रखी है, जो कि मैंने तुम्हें कैश बुक का लास्ट पार्ट दिया है, वहां पर भी करवा रखी, यहां पर भी दोबारा करवा रहा हूं। एडजस्टमेंट एंट्रीज मैं पहले भी करवा चुका हूं जब जनरल की पूरी सीरीज कराई, तो तीसरी बार आज हम कर रहे हैं। देखो, पहला कहता है प्रोवाइड 15% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 2.5 लाख। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करनी है। डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट में प्रोवाइड करने की एंट्री होती है। डेप्रिसिएशन खर्चा है और एसेट कम होती है, तो एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। खर्चा है तो इसीलिए डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है। डेप्रिसिएशन कितनी है सर? 15%। 2.5 लाख का 15% कितना होता है सर? 2.5 लाख का 10% होता है 25,000।
और 25,000 का आधा होता है 12,500, तो 25,000 प्लस 12,500 कितना हुआ 37,500। ऐसे निकल गया मेरा 15%। ऐसे निकल गया मेरा 15%। पहली एंट्री क्लियर है। दूसरी, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी कॉस्टिंग 5,000, सेल वैल्यू 7,000। मैंने तुम्हें हमेशा बताया अगर खुद के गुड्स खुद की चीज के लिए यूज करोगे तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, उसको कॉस्ट पे करोगे, सेल पे नहीं करोगे। 5,000 के गुड्स खुद की मशीन बनाने के लिए यूज करे तो मशीन बढ़ गई, जल्दी देखो, मशीन बढ़ गई सर, एसेट बढ़ गई, डेबिट। दूसरा, गुड्स कम हुए सेल्स के अलावा किसी भी वजह से, तो सर परचेजेस को क्रेडिट कर दो। एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, है ना। अमाउंट कितना आएगा 5,000। ठीक है भाई। अगला देखो, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप अलाउ करते हो मालिक को, तो मालिक की कैपिटल बढ़ जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चीज क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है कि मालिक ने जो पैसा बिजनेस में लगा रखा है, बिजनेस उसके ऊपर उसको ब्याज देता है। जो ओनर ऑफ द बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस उसके ऊपर उसको ब्याज देता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक एक्सपेंस है। तो खाता इन्वॉल्व कौन कौन सा हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट। और दूसरा कैपिटल, जब मालिक को दोगे तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। जनरल एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 5,000 सॉर्टेड है। अगला देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज्ड। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है? ड्रॉइंग्स होता है जो मालिक ने बिजनेस से पैसा निकाल रखा है, बिजनेस उसके ऊपर उससे ब्याज लेता है। ये अगर ओनर ने पैसा निकाल रखा है बिजनेस से, तो मालिक बिजनेस क्या करेगा? उससे ब्याज लेगा, तो बिजनेस के लिए इनकम है। तो खाता इन्वॉल्व कौन कौन सा हुआ? एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो कि बिजनेस के लिए इनकम है, और इनकम बढ़ती है तो सर क्रेडिट होता है। ओनर से लेने हैं पैसे, ओनर से पैसे लेने का मतलब होता है उसकी कैपिटल को कम कर दो, कैपिटल को कम करते हो तो क्या होगा? डेबिट। जनरल एंट्री क्या बनेगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, है ना 3500। ये लो जी, आई बात समझ। अब हो जाएंगी एडजस्टमेंट एंट्रीज भी, अब हो जाएगा मेरा जनरल मेरे से कंप्लीट। अब मैं कर दूंगा जनरल को फिनिश। तो ठीक है बेटा जी, हमने कर लिया है जनरल एंट्रीज खत्म, और ये बहुत बहुत शानदार लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। पूरा का पूरा लेक्चर आराम से सुन लेना, आराम से कर लेना, मजा आ जाएगा। और आ चुका होगा, है ना, अभी तक तो तुम कर ही चुके होगे। तो सारे के सारे नोट्स जो तुमने बना लिए हैं, उनको नोट्स को जरूर रिवाइज करना। पेपर से जाने से पहले सिर्फ यही एंट्रीज पढ़ के चले जाना। लिख के देता हूँ, सारी की सारी एंट्रीज पेपर में सही करके आने वाले हो, और याद करोगे हाँ संयम सर ने ये कराया था, फिर ये कराया था, ये हुआ था, सब हुआ था। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो। कीप स्माइलिंग, हमेशा खुश रहो, और अच्छे से मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लेजर के वन शॉट वीडियो के साथ।